नमस्कार दोस्तों, आइए शुरू करते हैं पैराबल ऑफ पाइपलाइंस। बर्क हेजेस की डेस्क से। आपकी पाइपलाइनें आपके जीवन की डोर हैं। मेरे पिताजी 25 साल पहले गुजर गए थे, लेकिन आज भी मुझे उनके साथ शाम को खेले गए शतरंज के मैच इतनी अच्छी तरह याद हैं मानो वे कल की ही बात हों। मुझे याद है कि इक्वाडोर के तट पर हमारे बीच हाउस के बरामदे से प्रशांत महासागर का नज़ारा दिखता था और मैं वहां शतरंज की बिसात बिछाने में पिताजी की मदद करता था। मुझे याद है कि मैं सफ़ेद बालुई तट पर लहरों को बिखरते देखता था। मुझे याद है कि नमकीन पानी की धुंध पर गुड़हल की खुशबू तैरती रहती थी। मुझे याद है कि मैं नरम पीले सूरज को भूरे क्षितिज के नीचे डूबते देखता था। हम अंधेरा होने तक शतरंज खेलते थे। पिताजी बोलते थे, मैं सुनता था। मुझे याद है क्षितिज को निहारते वक्त उन्होंने कई बार यह वाक्य बोला था, कभी किसी चीज को स्थायी मानकर न चलें। एक ही दिन में राजा से रंग, कभी किसी चीज को स्थायी मानकर न चलें। पिताजी 1959 का जिक्र कर रहे थे, जब कास्त्रो ने क्यूबा पर कब्जा किया था। इस क्रांति से पहले पिताजी क्यूबा के सबसे अमीर लोगों में गिने जाते थे। टाइम पत्रिका के एक लेख के अनुसार पिताजी की नेटवर्थ $20 मिलियन से ज़्यादा थी, जो आज के डॉलरों में कम से कम $200 मिलियन होगी। वे 12 अलग अलग व्यवसायों के मालिक थे, जिनमें कपास की मिल, रिटेल स्टोर, टेक्सटाइल मिल, रसायन बनाने वाला कारखाना और कमर्शियल रियल एस्टेट शामिल थे। जब कास्त्रो ने सत्ता हथिया ली तो मेरे माता पिता खाली हाथ कोरे कपड़ों में भागकर जमैका पहुंचे। कास्त्रो ने पिताजी के व्यवसायों और बैंक खातों को जब्त कर लिया। साम्यवादियों का कहना था कि यह लोगों के खिलाफ अपराध की सजा है। पिताजी एकमात्र अपराध यह था कि वे सफल थे और फिर उस सफलता को स्थायी मानकर चले थे। अतीत को देखने पर यह स्पष्ट नजर आता है कि उन्हें अपनी कुछ संपत्तियां देश के बाहर पहुंचा देनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि वे मानकर चल रहे थे कि कास्त्रो कभी सरकार नहीं गिरा पाएंगे। पिताजी का अंदाजा गलत निकला और उन्हें अपनी दौलत गंवाकर इसकी कीमत चुकानी पड़ी। पाइपलाइनों की चेतावनी। पिताजी ने दोबारा दौलत बनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन बुरी अर्थव्यवस्था और रोगी हृदय ने उनकी वापसी नहीं होने दी। अपने अंतिम दिनों में वे कटु नहीं थे। वे तो बस निराश थे कि उनका समय खत्म हो गया था। शतरंज खेलते समय पिताजी ने मुझे वे मुख्य सिद्धांत सिखाने की कोशिश की, जिनकी बदौलत वे 50 साल से भी कम उम्र में दौलतमंद बन सके थे। पिताजी अक्सर अपने खुद के व्यवसायों के मालिक बनने के महत्व पर उपदेश देते थे। स्वामित्व का मतलब है स्वतंत्रता और नियंत्रण। पिताजी मानते थे कि आपके पास जितने ज़्यादा व्यवसाय होते हैं उतना ही अच्छा रहता है। वे कहा करते थे, आपकी पाइपलाइनें आपके जीवन की डोर हैं। मैंने पिताजी की नसीहत को दिल में उतार लिया। मैंने अपना पहला व्यवसाय 25 साल की उम्र में ही शुरू कर दिया। आज मैं तीव्र विकास करने वाले कई व्यवसायों का मालिक हूँ। विडंबना देखें, मेरी एक कंपनी इक्विबोर पाइपलाइन व्यवसाय में है। सचमुच, इक्विबोर जमीन के नीचे पाइप बिछाती है। इन पाइपों का इस्तेमाल पुरानी अर्थव्यवस्था की यूटिलिटी कंपनियां गैस और पानी की पाइपलाइनों की सुरक्षा के लिए करती हैं। नई अर्थव्यवस्था की टेलीकॉम कंपनियां इन पाइपों का इस्तेमाल अपने फाइबर ऑप्टिक केबलों के लिए करती है, जो भविष्य की पाइपलाइनें हैं। मेरे अमीर डैडी, उनके अमीर डैडी। पिताजी विविधता में बहुत विश्वास करते थे, इसीलिए उनके 12 अलग अलग तरह के व्यवसाय थे। अगर आपके पास सिर्फ एक ही पाइपलाइन है तो आपके पास जीवन की एक ही डोर है। वे शतरंज में मेरे मोहरे को पीटते हुए कहते थे, आपके पास जितनी ज़्यादा पाइपलाइनें हों उतना ही बेहतर है। कुछ महीने पहले मैंने रॉबर्ट कियोसाकी का एक ऑडियो टेप देखा, व्हाट माई रिच डैड टॉट मी अबाउट इन्वेस्टिंग। इसमें कियोसाकी ने दो युवकों की छोटी सी कहानी बताई है। इन युवकों को 1 मील दूर की झील से
उनके गांव तक पानी पहुंचाने की नौकरी मिली। पानी ले जाने के लिए एक युवक ने बाल्टियों का इस्तेमाल किया, दूसरे युवक ने पाइपलाइन बना ली। लंबे समय में पाइपलाइन बनाने वाला युवक बाल्टी ढोने वाले युवक से ज़्यादा सफल हुआ। कियोसाकी का ऑडियो सुनकर मुझे वे सबक याद आ गए जो पिताजी ने मुझे 25 साल पहले सिखाए थे। उस शाम घर पहुंचकर मैंने एक नई पुस्तक के लिए 10 पेज के नोट्स लिखे। इनमें मैंने पाइपलाइन को जीवन की डोर बताकर पाठकों से आग्रह किया था कि वे अल्पकालीन और दीर्घकालीन दोनों पाइपलाइनें बनाएं ताकि उनकी आमदनी की नदियां अलग अलग जगहों से आएं। मैंने इस पुस्तक का शीर्षक रखा द पैरेबल ऑफ द पाइपलाइन। 3 महीने बाद मैंने प्रकाशक को उस पुस्तक की पांडुलिपि थमा दी जिसे आप अपने हाथों में थामे हुए हैं, अपनी खुद की पाइपलाइनें बनाना। इतने वर्षों में मैंने पिताजी की सलाह पर चलकर कई लाभदायी पाइपलाइनें बनाई। उनकी तरह मैं 12 व्यवसायों का मालिक नहीं हूं, न ही उनकी तरह मेरी नेटवर्थ अब तक $20 मिलियन हुई है, लेकिन मैं इस दिशा में काम कर रहा हूं। पाइपलाइनें लोगों की जेब में पैसे पहुंचाकर उनके जीवन से चिंता को दूर करने के लिए बनाई गई हैं। लेकिन सबसे बढ़कर पाइपलाइनें इसलिए बनाई गई हैं ताकि लोगों को व्यक्तिगत और वित्तीय स्वतंत्रता तथा आजीवन सुरक्षा मिल सके। संक्षेप में, पाइपलाइनें जीवन की डोर हैं। एक तानाशाह ने मेरे पिताजी की जीवन की डोरों को छीन लिया था और वे इससे कभी नहीं उबर पाए। अमेरिका में लोगों को वरदान मिला है, हमारे जीवन की डोर कभी कोई तानाशाह नहीं छीन सकता, सिर्फ हम ही खुद से जीवन की डोर छीन सकते हैं। कैसे? उन्हें बनाने के कदम नहीं उठाकर। मेरे पिताजी के जीवन से सबक लें, यह मानकर न चलें कि आने वाला कल भी आज जैसा ही होगा, क्योंकि यह नहीं होगा। एकमात्र सुरक्षा पाइपलाइन की सुरक्षा है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप आज ही अपनी पाइपलाइनें बनाना शुरू कर दें ताकि आने वाले कल में आपके पास आपके जीवन की डोर रहे। प्रस्तावना 1801 मध्य इटली की घाटी। यह सन 1801 की बात है। इटली के एक गांव में पाब्लो और ब्रूनो नाम के 2 महत्वाकांक्षी युवा कजन अगल बगल में रहते थे। दोनों पक्के दोस्त थे और बड़े सपने देखते थे। वे लगातार बातें करते थे कि किसी दिन किसी न किसी तरह से वे गांव के सबसे अमीर आदमी बन जाएंगे। वे दोनों ही प्रतिभाशाली भी थे और मेहनती भी। उन्हें तो बस एक अवसर की जरूरत थी। एक दिन उन्हें वह अवसर मिल गया। गांव वालों ने 2 आदमियों को नियुक्त करने का निर्णय लिया जो नजदीक की नदी से पानी लाकर शहर के चौक के हौज में डालें। यह नौकरी पाब्लो और ब्रूनो को मिल गई। दोनों ने एक एक बाल्टी पकड़ी और नदी की तरफ चल दिए। शाम तक उन्होंने शहर के हौज को लबालब भर दिया। गांव के मुखिया ने उन्हें पानी की हर बाल्टी के लिए 1 पेनी का भुगतान किया। हमारा सपना सच हो गया, ब्रूनो चिल्लाया। मुझे अपनी खुशकिस्मती पर यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन पाब्लो को इतना यकीन था। भारी बाल्टी ढोने की वजह से उसकी पीठ में दर्द हो रहा था और उसके हाथों में छाले पड़ गए थे। अगली सुबह फिर उन्हें ढोने की बात सोचकर ही उसे दहशत हो रही थी। उसने संकल्प लिया कि वह नदी से गांव तक पानी लाने का कोई ज्यादा अच्छा उपाय सोचेगा। पाब्लो बना पाइपलाइन पुरुष। जब वे दोनों अगली सुबह अपनी अपनी बाल्टियां उठाकर नदी की तरफ जाने लगे तो पाब्लो ने कहा, ब्रूनो, मेरे पास एक योजना है। चंद सिक्कों के बदले में दिन भर बाल्टियां ढोने के बजाय क्यों न हम नदी से गांव तक पाइपलाइन बना लें। ब्रूनो चलते चलते एकदम से रुक गया। पाइपलाइन, ऐसा किसने सुना है? ब्रूनो चिल्लाया। पाब्लो, हमारे पास एक बेहतरीन नौकरी है। मैं एक दिन में 100 बाल्टियां उठा सकता हूं। 1 बाल्टी के बदले 1 पेनी मिलती है, यानी दिन भर में $1। यानी मैं धन्ना सेठ हूं। सप्ताह भर में मैं जूतों की नई जोड़ी खरीद सकता हूं। महीने भर में
गाय खरीद सकता हूँ। 6 महीनों में मैं एक नई झोपड़ी बना सकता हूँ। हमारे पास इस शहर की सबसे अच्छी नौकरी है। देखो, हमें वीकेंड में छुट्टी मिलती है और हर साल 2 सप्ताह की सवैतनिक वेकेशन भी मिलती है। हम जिंदगी भर के लिए सही जगह पर पहुंच चुके हैं। अपनी पाइपलाइन के इरादे को दिमाग से निकाल दो। लेकिन पाब्लो इतनी आसानी से हतोत्साहित होने वाला नहीं था। उसने अपने पक्के दोस्त को पाइपलाइन की योजना धैर्य से समझाई। पाब्लो दिन के आधे हिस्से में बाल्टी ढोने का काम करता और दिन के बाकी आधे हिस्से तथा वीकेंड में अपनी पाइपलाइन बनाएगा। पाब्लो जानता था कि पथरीली जमीन में नाली खोदने में बहुत मेहनत लगेगी, क्योंकि उसे ढोई गई बाल्टियों की संख्या के हिसाब से वेतन मिल रहा था। इसलिए वह जानता था कि उसकी आमदनी पहले पहल कम हो जाएगी। वह यह भी जानता था कि उसकी पाइपलाइन से अच्छा मुनाफा होने में 1 या 2 साल लग जाएंगे। ब्रूनो नहीं माना, लेकिन पाब्लो को अपने सपने पर विश्वास था। इसलिए वह अपनी योजना पर अमल करने में जुट गया। पाइपलाइन की प्रगति। ब्रूनो और बाकी गांव वाले पाब्लो की हंसी उड़ाने लगे। वे उसे मजाक में पाब्लो पाइपलाइन पुरुष कहते थे। ब्रूनो पाब्लो से 2 गुना काम कर रहा था, इसलिए वह लगभग 2 गुने पैसे भी कमा रहा था। वह अपनी नई खरीदी चीजों की शान झाड़ता रहता था। उसने चमड़े की नई काठी वाला एक गधा खरीद लिया और जो उसकी नई 2 मंजिला झोपड़ी के बाहर खड़ा रहता था। उसने नए कपड़े खरीदे। वह सराय में लजीज भोजन करने लगा। गांव वाले उसे मिस्टर ब्रूनो कहते थे और जब वह शराब खाने में मौजूद सभी लोगों को अपनी तरफ से एक गिलास शराब पिलाता था, तो वे सभी उसकी तारीफों के पुल बांधते थे और उसके मजाक पर जमकर हंसते थे। छोटे काम यानी बड़े परिणाम। जब ब्रूनो शाम को और वीकेंड में अपने जालीदार झूले में लेटा रहता था, तब पाब्लो अपनी पाइपलाइन खोदता रहता था। पहले कुछ महीनों में तो पाब्लो की मेहनत का कोई फल नहीं दिखा। काम मुश्किल था, ब्रूनो के काम से भी ज्यादा मुश्किल, क्योंकि पाब्लो शाम को वीकेंड में भी काम कर रहा था। लेकिन पाब्लो खुद को बार बार याद दिलाता था कि कल के सपने आज के त्याग से ही साकार होते हैं। हर दिन वह खुदाई करता रहा, एक बार में 1 इंच, एक एक इंच करके। यह बहुत आसान है। पथरीली जमीन पर कुदाली चलाते समय वह खुद से बोलता रहा। 1 एक इंच 1 फुट में बदल गए, फिर 10 फुट, फिर 20 फुट, फिर 100 फुट। अल्पकालीन कष्ट का मतलब है दीर्घकालीन लाभ। वह खुद को याद दिलाता था। जब वह दिन भर में के काम के बाद थका मांदा अपनी सामान्य झोपड़ी में घुसता था, वह अपनी सफलता को मापने के लिए हर दिन के लक्ष्य तय करता था और देखता था कि पूरे हुए हैं या नहीं। वह यह बात जानता था कि आगे चलकर उसे अपने प्रयासों की तुलना में बहुत ज्यादा पुरस्कार मिलेंगे। अपनी निगाह पुरस्कार पर रखो, उसने बार बार दोहराया। जब वह गांव के शराब खाने से आती हंसी की आवाजें सुनते हुए सो गया। अपनी निगाह पुरस्कार पर रखें। पूर्ण पाइपलाइन पुरस्कार। नीचे वाला पलड़ा ऊपर पहुंच जाता है। दिन महीनों में बदल गए। एक दिन पाब्लो को इस बात का एहसास हुआ कि उसकी पाइपलाइन आधी पूरी हो गई थी। इसका मतलब यह था कि उसे अपनी बाल्टियां भरने के लिए अब सिर्फ आधी दूरी तक ही पैदल चलना होगा। बचने वाले समय को भी पाब्लो ने अपनी पाइपलाइन पर काम करने में लगा दिया। पाइपलाइन पूरी होने की तारीख तेजी से और ज्यादा तेजी से करीब आ रही थी। पाइपलाइन बनाने के बीच आराम करते समय पाब्लो अपने पुराने दोस्त ब्रूनो को बाल्टियां ले जाते देखता था। ब्रूनो के कंधे अब काफी झुक गए थे। वह दर्द में झुका हुआ था और हर दिन हमाली करने की वजह से उसकी चाल धीमी हो गई थी। अब ब्रूनो नाराज और खिन्न था। वह इस बात से चिढ़ रहा था
कि वह हर दिन बाल्टियां ढोने के लिए अभिशप्त है, जिंदगी भर। अब वह अपने जालीदार झूले में कम समय बिताता था और शराब खाने में ज़्यादा समय बिताता था। शराब खाने के लोग ब्रूनो को आते देखकर फुसफुसाते थे, लो ब्रूनो बाल्टी वाला आ गया। फिर जब शहर का अव्वल शराबी ब्रूनो की झुकी हुई मुद्रा और पैर घसीट कर चलने वाली चाल की नकल करता था तो सभी लोग खी खी करने लगते थे। अब ब्रूनो सबको अपनी तरफ से एक गिलास शराब नहीं पिलाता था, ना ही वह चुटकुले सुनाता था। अब तो वह खाली बोतलों से भरे अंधेरे कोने में अकेले बैठना पसंद करता था। आखिरकार पाब्लो का बड़ा दिन आ गया। पाइपलाइन पूरी हो गई। गांव वालों ने आसपास भीड़ लगा ली। जब पानी पाइपलाइन से बहता हुआ गांव के हौज में आ गया, अब गांव के पास ताज़े पानी की स्थायी आपूर्ति हो चुकी थी, इसलिए आसपास के इलाके के लोग उस गांव में आकर बसने लगे और इसका विकास हुआ तथा यह समृद्ध हुआ। एक बार जब पाइपलाइन पूरी हो गई तो पाब्लो को बाल्टियां ढोकर पानी में लाने की कोई ज़रूरत नहीं रह गई। पानी बहता रहता था, चाहे वह काम करे या न करे। यह तब भी बहता था जब वह खाना खाता था, यह तब भी बहता था जब वह सोता था, यह वीकेंड पर भी बहता रहता था जब वह खेलता था। गांव में जितना ज़्यादा पानी बहकर आता था, उतना ही ज़्यादा पैसा बहकर पाब्लो की जेब में आ जाता था। पाइपलाइन वाला पाब्लो अब चमत्कारी पाब्लो के नाम से मशहूर हो गया था। नेताओं ने उसकी दूरदृष्टि की प्रशंसा की और उससे मेयर का चुनाव लड़ने को कहा, लेकिन पाब्लो समझता था कि उसने जो किया था वह चमत्कार नहीं था, यह तो एक बहुत बड़े सपने का सिर्फ पहला चरण था। देखिए, पाब्लो के पास ऐसी योजनाएं थीं जो उसके गांव से बहुत आगे तक जाती थी। पाब्लो की योजना पूरे संसार में पाइपलाइनें बनाने की थी। मदद के लिए अपने मित्र को नियुक्त करना। पाइपलाइन आने की वजह से ब्रूनो बाल्टी वाले का काम ठप हो गया। पाब्लो को दुख होता था जब वह अपने पुराने दोस्त को शराब खाने में मुफ्त शराब के लिए भीख मांगते देखता था। इसलिए पाब्लो ने ब्रूनो के साथ एक मुलाकात तय की। ब्रूनो, मैं यहाँ तुम्हारी मदद मांगने आया हूँ। ब्रूनो ने अपने झुके हुए कंधे सीधे किए और उसकी काली आंखें सिकुड़ गई। उसने फुफकारते हुए कहा, मेरा मजाक मत उड़ाओ। पाब्लो ने कहा, मैं यहाँ शान झाड़ने नहीं आया हूँ, मैं तो तुम्हें एक बेहतरीन कारोबार का अवसर देने आया हूँ। मेरी पहली पाइपलाइन पूरी करने में मुझे 2 साल से ज़्यादा समय लग गए, लेकिन इन 2 सालों में मैं बहुत कुछ सीखा। मैं जानता हूँ कि किन औजारों का इस्तेमाल करना है, कहाँ खोदना है, कैसे पाइप बिछाना है। रास्ते में चलते चलते मैंने नोट्स लिए हैं और एक ऐसा सिस्टम तैयार किया है जिससे मैं एक और पाइपलाइन बना सकता हूँ, और फिर एक और फिर एक और। मैं अकेला ही 1 साल में पाइपलाइन बना सकता हूँ, लेकिन यह मेरे समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग नहीं होगा। मेरी योजना यह है कि मैं तुम्हें और दूसरों को यह सिखा दूं कि पाइपलाइन कैसे बनाते हैं, और इसके बाद तुम दूसरों को सिखाना, और हम में से हर व्यक्ति दूसरों को सिखाएगा जब तक कि इस इलाके के हर गांव में पाइपलाइन न पहुंच जाए, फिर देश के हर गांव में एक पाइपलाइन न पहुंच जाए, और अंततः पूरे संसार के गांव में एक पाइपलाइन न पहुंच जाए। ज़रा सोचो, पाब्लो ने आगे कहा, हम उन पाइपलाइनों से गुजरने वाले 1 गैलन पानी के बदले में थोड़े पैसे ले सकते हैं। पाइपलाइनों से ज़्यादा पानी बहेगा, हमारी जेब में भी उतना ही ज़्यादा पैसा बहकर आएगा। मैंने जो पाइपलाइन बनाई है वह सपने का अंत नहीं है, यह तो सिर्फ शुरुआत है। ब्रूनो को आखिरकार बड़ी तस्वीर दिखाई दी।
वह मुस्कुराया और उसने अपना सख्त हाथ अपने पुराने दोस्त की तरफ बढ़ा दिया। उन्होंने हाथ मिलाया और फिर पुराने बिछड़े दोस्तों की तरह गले मिले। बाल्टी ढोने वाले संसार में पाइपलाइन के सपने बरसों गुजर गए। पाब्लो और ब्रूनो काफी पहले रिटायर हो चुके हैं, लेकिन उनका विश्वव्यापी पाइपलाइन व्यवसाय अब भी उनके बैंक खातों में हर साल करोड़ों डॉलर बहाकर लाता है। कई बार तो देहात में यात्रा करते वक्त पाब्लो और ब्रूनो पानी की बाल्टियां ढोने वाले युवकों के पास जाते हैं। यह देखकर बचपन के दोस्त रुक जाते थे। वे युवकों को अपनी कहानी बताते थे और उसकी खातिर पाइपलाइन बनाने में उनकी मदद करने का प्रस्ताव रखते थे। कुछ लोग उनकी बात सुनते थे और पाइपलाइन व्यवसाय शुरू करने के अवसर पर उछल पड़ते थे। लेकिन दुखद बात यह है कि ज़्यादातर बाल्टी ढोने वाले जल्द ही पाइपलाइन के विचार को खारिज कर देते थे। पाब्लो और ब्रूनो बार बार एक जैसे बहाने सुनाते थे। मेरे पास समय नहीं है। मेरे दोस्त ने मुझे बताया था कि वह एक दोस्त को जानता है जिसने पाइपलाइन बनाने की कोशिश की थी और नाकाम रहा था। जो लोग जल्दी अंदर जाते हैं सिर्फ वही पाइपलाइनों से पैसे कमा पाते हैं। मैंने जिंदगी भर बाल्टियां ढोई हैं। मैं तो जानता हूँ, वही करता हूँ जो मैं जानता हूँ। मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जिनका पैसा पाइपलाइन घोटाले में डूब गया है। मैं तो यह हरगिज नहीं करूँगा। इतने सारे लोगों में भविष्य दृष्टि का अभाव था। यह देखकर पाब्लो और ब्रूनो दुखी हो जाते हैं, लेकिन दोनों दोस्त बाद में इस तथ्य को स्वीकार कर लेते थे कि वे बाल्टी ढोने वाले संसार में रहते हैं। इसलिए बहुत कम लोग ही पाइपलाइन के सपने देखने की हिम्मत कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों। इसके आगे अगले चैप्टर में फिर मिलते हैं।